जब 1947 में एक गवर्नमेंट सिलेक्ट की गई, जिसमें सारे मंत्री सिलेक्ट किए, प्राइम मिनिस्टर जवाहर साहब, नेहरू साहब सिलेक्ट किए गए, तो उन्होंने फिर हिस्ट्री बदलना शुरू कर दिया। अभी बंटवारे में क्या हुआ, 3 मेजर पार्टियां थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग वाले मोस्टली चले गए पाकिस्तान, बच गई हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। सावरकर जी को बिना किसी जुडिशियल प्रूफ के बापू के असैसिनेशन में अक्यूज करके उन्होंने हिंदू महासभा को खत्म कर दिया। हिंदू बट गए, कुछों को गिल्टी फीलिंग होने लगी कि ये, और वो क्यों किया, क्योंकि लाखों हिंदू पाकिस्तान के एरिया से इंडिया के एरिया में आए थे। सबने इंडियन नेशनल कांग्रेस का बटवारे का जो मिसमैनेजमेंट था वो सब देखा, विद्रोह किया और तो पसंद नहीं आया। वो अभी काफी चांसेस थे कि हिंदू महासभा बहुत बड़ी टक्कर देती इनको 1952 के इलेक्शन में। पर जैसे ही उन्होंने सावरकर जी को अरेस्ट किया, जिसमें कोर्ट ने बोला कि अरे एविडेंस तो छोड़ो, कोई कनेक्शन ही नहीं है इनका इस केस से, वहां से हेडलाइन क्या आई, महात्मा गांधी असैसिनेटेड बाय अ हिंदू। वहां से हिंदू महासभा खत्म हो गई। 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अनअपोज्ड जीत गई। तो ये उनकी कहानी, इन्होंने मारने की कोशिश की फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और उसके बाद सावरकर जी बिल्कुल अकेले रह गए थे और लोग उनको मानते भी थे, पर शर्म के मारे कि बापू के असैसिनेशन में इनका हाथ है, लोग जुड़ते नहीं थे। फिर जब ये मरे 1986 में, तो 6 लाख लोग इकट्ठे हो गए आउट ऑफ द ब्लू। उनकी डेथ हुई, डेथ होते ही 6 लाख लोगों ने जब ये देखा तो उनपे कपूर कमीशन बिठा दी, जिसमें एक नॉन जुडिशियल बॉडी थी जिसने पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन की, और उन्होंने बोला कि नहीं अभी भी शक की तलवार इनके ऊपर अटक रही है। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL डाली किसी ने, फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन की और अपहोल्ड किया 1949 का वो डिसीजन कि ही वॉज इनोसेंट। तो ऐसे करके उनको दबाया गया, उनकी कहानी को दबाया गया है। और फनी बात क्या है कि जो अहिंसा के प्रतीक थे महात्मा गांधी गोली से मरे, और जो हिंसा के प्रतीक थे विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, उन्होंने आमरण अनशन किया, समाधि ली। ये बहुत बड़ी आयरॉनिकल बात है, ग्रेट पैराडॉक्स। हाँ, ग्रेट पैराडॉक्स। आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया, मरे सिर्फ सावरकर जी। तो ये उनकी कहानी थी। सीक्रेट सोसाइटीज से लेके कैसे आई, ऐसे सीक्रेट सोसाइटी थी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद उसके प्रमुख थे, उसके हिस्सा थे भगत सिंह। राजगुरु को यहाँ से बाबा राव ने वहाँ भेजा था। बाबा राव सावरकर, जो कि उनसे भी अनसंग हीरो हैं, वो बहुत ही इन ऑर्गेनाइजेशंस के टच में रहते थे और उनके थ्रू सावरकर जी का इन्फ्लुएंस इन सब पे पहुंचता रहता था। ओके। और सर अगर देखेंगे तो इंडिपेंडेंस का भी एक काफ़ी अच्छा क्रेडिट, इफ़ नॉट द एंटायर क्रेडिट, भी जाता है जैसे आज़ाद हिंद फौज को दिया गया, कि मतलब उसके वजह से जो भी म्यूटिनीज क्रिएट हुई और बहुत सारा, तो इसके पीछे आई थिंक जनरल GD बख्शी साहब ने एक बुक लिखी थी, तो उन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिखाए हैं कि वो टाइम पे कम्युनिकेशन चल रहा था यहाँ से, जो यहाँ के जनरल्स थे और यहाँ के जो भी एडमिरल्स वगैरह थे, वो वहाँ पे ब्रिटिश PM के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो उन्होंने ये साफ साफ बताया था कि यार यहाँ पे अभी लोगों में एक हिंसा की आग उमड़ उठ रही है, इनको रियलाइज हो रहा है कि हम मिलकर इनको खदेड़ के भगा सकते हैं करके। और वो टाइम पे वर्ल्ड वॉर भी हो गया था, तो वैसे ही ब्रिटेन कमजोर हो गया था। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटेन बहुत डेट में आ गया था, तो वैसे भी वो इंडिया में सिविल सर्विसेज और बाकी सर्विसेज चलाने के लायक उनके पास फंड्स नहीं थे और पावर भी नहीं थी। हाँ, और जितने भी ये जो ब्रिटिश ट्रेंड अफसर सिपाही थे, उसमें से बहुत सारे आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो रहे थे। Exactly. पहले भी बहुत लोग वहां से छोड़ के आज़ाद हिंद फौज में चले गए थे। फिर 1946 में बॉम्बे डॉक में म्यूटिनी हुई थी, जो किसी को नहीं पता। 20,000 रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी और बॉम्बे डॉक वाले लोगों ने बगावत कर दी थी। 72 वॉरशिप्स थे साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए बॉम्बे डॉक में, उन्होंने सब ने बंदूकें बॉम्बे की तरफ की थी। तब जाके क्लेमेंट एटली, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे लेबर गवर्नमेंट के, तब जाके उन्होंने ये माना था कि अब हम इनको बातों में नहीं उलझा के रख सकते। अब ये सशस्त्र लोग हैं, हम 1857 जैसा स्वतंत्रता संग्राम दोबारा नहीं झेल पाएंगे। एग्जैक्टली। और उन्होंने तो ये भी कहा था, जो कि मैंने पिक्चर में नहीं डाला है क्योंकि बापू हैं, उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी और अहिंसा का इससे कोई लेना देना नहीं था। इतनी उन्होंने ये एक बार ही नहीं, 3 बार अपनी स्पीचेस में क्लेमेंट एटली जी ने बंगाल के गवर्नर को क्लियर कट ये बताया कि मतलब रीजन क्या है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर ने वो टाइम के पूछा कि अब तो सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, आप लोग वॉर भी जीत गए वहां पे, तो अब आप छोड़ के क्यों जाना चाहते हो। तो उनका कहना था आज़ाद हिंद फौज
सुभाष चंद्र बोस। जी 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 बिल्कुल। बोस जी को ये क्या हुआ ना कि देखिए, जब इतिहास, पहले एक मजुमदार साहब आए थे जिन्होंने इतिहास लिखना शुरू किया था, उनको डिप्यूट किया गया था। फिर जब उन्होंने असलियत लिखनी शुरू की तो उनको हटा के फिर अपने चमचों को बिठा के नेहरूइन गवर्नमेंट ने इतिहास लिखवाना शुरू किया। द विनर राइट्स द हिस्ट्री और द हंटर राइट्स द हिस्ट्री, नॉट द लायन। अभी लायन अगर लिखता तो उसको बताता ना कि इसके हाथ कांप रहे थे, पहली गोली इधर लगी, फिर घूम के आया, दोबारा आए, फिर मेरे को पीठ में गोली मारी, तो वो सब चीजें नहीं लिखी गई। तो उस तरह से पूरी हिस्ट्री एक मैनिपुलेट की गई, और एक हजारों लाखों जो लोग थे जो कि स्वतंत्रता के लिए बड़े बलिदान दिए, उनकी फैमिलीज ने दिए, इतने लोगों को फांसी पे चढ़ाया, इतने लोगों को काला पानी भेजा, इतने लोगों को तोपों के आगे रख रख के उड़ाया, उन सब का योगदान हटा के, सशस्त्र क्रांति का पूरा योगदान हटा के हमें बोलते हैं कि सिर्फ नॉन वायलेंस ने हमको ये आज़ादी दिला दी। ये नॉन वायलेंस अंग्रेज़ों के हित में था, क्योंकि जो भी सशस्त्र की क्रांति की सोचता था या करता था या हिस्सा लेता था या प्लानिंग में आता था, उन लोगों को काला पानी भेज देते थे। इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि इनको हैंग नहीं करेंगे बिकॉज ये हीरो बन जाएंगे। इसीलिए सावरकर साहब को फांसी की सजा नहीं हुई, उनको 2 उम्र कैद की सजा दी, और वो 1960 में छूटने वाले थे। राइट। ऐसे ही पहले वासुदेव फाड़के जी थे, वो 1870s के एंड में 1880 के आसपास उनको पकड़ा था, और वो भी मुखबरी से पकड़े गए थे। उन्होंने लूटना मारना शुरू कर दिया था, अंग्रेज हिल गए थे और बहुत लोग इंस्पायर हो रहे थे उनसे। उनको भी यहाँ से यमन ले गए, इंडिया से यमन ले गए, और चुपके से 3 साल बाद फांसी दी, इमीडिएटली नहीं दी। तो इसके ऊपर तभी 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, जो कि एक लिएजॉन बॉडी थी, एक आपस में डिप्लोमेटिक बॉडी, लिएजॉन बॉडी थी बिटवीन ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियंस एंड ब्रिटिश, वो आपस में ही। और वो 1800 मांडवली अंडरस्टैंडिंग था कि आप मुझे समझो, हम आपको समझेंगे। और उसमें दादा भाई नारोजी और ऐसे बहुत से लोग थे जो कि बड़े कड़क थे, गरम दल के थे, और फिर नरम दल के लोग थे, गोखले साहब और ये वो। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रस्ताव और हस्ताक्षरों में और अपील्स में, ये सशस्त्र क्रांति वाले किसी को मारते, उनका प्रस्ताव स्वीकार हो जाता, वो ये कुछ करते, उनका वो हो जाता। तो उनको अंग्रेजों ने भी ऊपर रखा क्योंकि वो उनके हित में थे। और ऐसे ही अंग्रेजों के जाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जब सिलेक्ट की गई, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया उनको, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को, कि वो सारा एक उस वक्त का अगर आप देखो परसेप्शन क्रिएशन, राइट, या उस वक्त की उनकी मार्केटिंग। मैं तो बोलता हूँ गांधी जी भी बड़ा परसेप्शन में बहुत बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने भी, मेरे को गांधी जी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांधी जी की रिस्पेक्ट करते हैं, सावरकर जी भी उनकी पर्सनली रिस्पेक्ट करते थे, वो उनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते थे। वो अहिंसा से नफरत करते थे, क्योंकि अहिंसा उनका मानना था कि आत्मरक्षा भी नहीं कर पाएंगे क्या, नपुंसक बन जाएंगे हम। तो अगर आप देखो, जैसे मैंने फिल्म की एक्सट्रैक्शन, उसके अंदर लोग शॉक हो गए थे दुनिया में कि एक इंडियन आदमी एक्शन कर रहा है। नहीं तो हमारा क्या, टैक्सी ड्राइवर, 7-Eleven, टेकी, डॉक्टर, यही सब हमारी पूरे दुनिया में एक नपुंसक इमेज बन गई थी। ये सावरकर जी भी कहते थे, अहिंसा की वजह से। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।